student, welcome in our online classes. I am Prashant Singh Chaudhary. एक्चुअली प्रीवियस क्लास में हमारा एक टॉपिक चल रहा था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को हम दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं और पहले पोर्शन में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए रिलेशन निकालेंगे और वो रिलेशन कहीं ना कहीं हमें निकल करके मेरा रिलेशन ये आया था कि dV बराबर माइनस E वेक्टर डॉट AB वेक्टर। ठीक, और इस AB वेक्टर को मैंने बाद में आपको कई बुकों में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस AB वेक्टर को dr वेक्टर शो कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पर जो ये AB वेक्टर या dr वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है। ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, लोग इसको जानते ही नहीं हैं और पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये dr है क्या चीज़, ये AB वेक्टर है क्या चीज़। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमारे दो पॉइंट हैं A एंड B, A और ये पॉइंट है B। तो मैंने A को B से मिलाया। अगेन आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और ये सेपरेशन आता है, ये dr वेक्टर है। कई लोगों को ऐसे समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैं इसको खोलूँगा तो मैं लिखूँगा dV बराबर माइनस EAB और मोड लगाना पड़ेगा मुझे। E वेक्टर का मोड हो गया, AB वेक्टर का मोड हो गया और cos थीटा मैं लिखता हूँ। अब ये AB cos थीटा अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर ये AB है, AB और ये एंगल आपका थीटा है, तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि जो ये लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो घटक होगा उसको कहेंगे हम AB cos थीटा। समझ में आई बात। तो ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच का, ये लिया जाता है यहाँ पे, बैठा दिमाग में। तो ये बात आपको कान खोल के दिमाग खोल के बैठा लेनी है कि व्हाट इज द मीन बाय dr वेक्टर और व्हाट इज द मीन बाय AB वेक्टर। ये बहुत से लोगों को आता ही नहीं है, ठीक है। तब एक अलग हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली इसी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि when electric field is non-uniform, non-uniform मतलब असमरूप, जिसकी वैल्यू चेंज हो पोजीशन के रेस्पेक्ट में, स्थिति के सापेक्ष, जिसका मान बार बार चेंज हो, असमरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। व्हेन ही इज नॉन यूनिफॉर्म, समझे देखने का। अब पहले विद्युत क्षेत्र कैसा था, समरूप था, और अब की बात जो आपका ये विद्युत क्षेत्र है वो असमरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो देखें, यदि एक थोड़ा सा मैं आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये बात मैंने आपको तभी बता दी थी कि हल्का सा ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको अपना पूरा दिमाग बोर्ड पर लगाना पड़ेगा। जिस बच्चे ने बोर्ड पर दिमाग लगा लिया उसको समझ में आ जाएगी, और जो बोर्ड पर दिमाग नहीं लगाएगा उसको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखें, यदि
V विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वह E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो मैंने आपको यहाँ अननोन के बारे में बताया है कि जब मैं भी लिखूंगा कि आपको पहले से पता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर विद्युत विभव से लेंगे, और जब मैं यहाँ पे E लिखूंगा तब उसका मतलब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लेंगे। बैठ दिमाग में। अब देखें आगे, तब घबराना मत बिल्कुल भी 1% भी, सब समझ में आ जाएगा। शांति बनाए रखें, दिमाग को विचलित ना करें। तब E बराबर होता है, बिल्कुल मत घबराना, 1% भी मत घबराने की जरूरत नहीं है। तो E बराबर होता है ग्रेड V। ये क्या लिख दिया सर? ये उल्टा ट्रायंगल बना दिया आपने। इस उल्टे ट्रायंगल को कहते हैं ग्रेड। क्या कहते हैं? ग्रेड। इसको पढ़ेंगे हम ग्रेड V। क्या पढ़ेंगे? ग्रेड V। और इसके साथ हम साइन लगाएंगे किसका? माइनस का। ये तब लिखते हैं हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो, बार बार उसकी वैल्यू बदलती रहे। ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? इसको कहेंगे, पूरा नाम होता है इसका ग्रेडियंट, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रेड। ये एक तरीके का ऑपरेटर है। जैसे एक संकारक है, जैसे मैंने लिखा 2 + 3, तो यहाँ पे प्लस क्या कर रहा है? प्लस इन 2 और 3 को ऐड करवा देता है। ये प्लस एक ऑपरेटर हो गया। ये भी एक तरीके का ऑपरेटर है। ये कैसे काम करेगा वो अभी आपको समझ में आएगा। पेशेंस रखें बेटा, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तो ये इसको डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, डेल संकारक, हिंदी में भी यही कहते हैं। डेल संकारक। सर मतलब क्या है इसका? हमको समझ में नहीं आ रहा। पेशेंस रखें, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जो उल्टा ट्रायंगल मैंने बनाया है, इस उल्टे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डेल संकारक या डेल ऑपरेटर। बैठा दिमाग में? अब देखें आगे। ये प्लस आपने लगाया 2 + 3, तो हमें प्लस का तो मतलब पता है सर कि प्लस कैसे वर्क करता है, लेकिन इसका तो मतलब पता नहीं है। मतलब आपको पता लगाने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ कि आपको पता लग जाए इसका मतलब क्या है। तो देखें, इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट तक अपने आप को पेशेंस रखें। जो बच्चा लास्ट तक चुप बैठ करके देखता रहा वीडियो, उसको सब समझ में आ जाएगा। और जो अभी से ही अपने दिमाग में खराब होते हुए क्या हो रहा है, घबरा गया, तो मेरी गारंटी नहीं है। विश्वास करें, मैं गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स की कि आज के बाद आपके जीवन में फिजिक्स एक नई सब्जेक्ट लेकर के उभरेगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है या कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, कभी खुलेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ऑफलाइन भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फिजिक्स सब्जेक्ट निश्चिंत होकर के बैठ जाइए, नो टेंशन। लेकिन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। समझ में आई बात? एक टीचर कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप
उस कंसेप्ट को नहीं सीखोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, धैर्य नहीं रखोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जी कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये मतलब होता है डेल ऑपरेटर का। अच्छा, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? वरना तो आगे आ गया, मैं इसको इसकी जगह पे लिख रहा हूँ ये पूरे को, तो b आ जाएगा, सब जगह b से मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम। नो, अरे इसकी जगह पे ये पूरा उठा कर रख सकता हूँ, तो b से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, समझ में आया? तो e कितना आया, e बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल वाई जे कैप प्लस डेल v अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक, अब समझे ये क्या चीज है। इस डेल v अपॉन डेल एक्स को कहते हैं v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ठीक, अब ये अवकलन में क्या होता है उसके लिए मैं सॉरी हूं, क्योंकि ये तो 11वीं क्लास की बात है। v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आपने अभी तक जो पढ़ा है वो एग्जैक्ट अवकलन पढ़ा है, पूर्ण अवकलन पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा अवकलन, आंशिक अवकलन। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल y का मतलब क्या होगा, v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। डेल v अपॉन डेल z का मतलब क्या होगा, v का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब करते कैसे हैं इस आंशिक अवकलन को, यानी इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to x। ठीक, करते कैसे देखें, करते कैसे है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज। तो देखें, जब आप डेल v अपॉन डेल एक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेल v अपॉन डेल एक्स कर रहे हो, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू x, और उस दौरान y और z रहेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन यू नो 0 होता है। जब आप डेल v अपॉन डेल y कर रहे हो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष। तो कौन कौन कांस्टेंट रहेंगे, x और z जो है वो रहेंगे क्या, कांस्टेंट। ठीक, अगर आप कर रहे हो डेल v अपॉन डेल z, तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z, इस दौरान x और y रहेंगे आपके कांस्टेंट। मेरी गारंटी है लास्ट तक जो इस वीडियो को देखेगा उसको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। और जो घबरा करके 2-4 मिनट देख करके और छोड़ देगा कि ना ना ये तो हमारे बंदे की बात नहीं है, तो मैं छोटी बड़ी है इसमें, तो अब ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर यकीनन उसको समझ में कभी जीवन में आएगा ही नहीं। ये भी मैं आपको कंपलसरी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं हम कि एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मीनिंग है इनके, समझ में आया क्या ये कहना चाह रहा है। हाँ, आपको क्वेश्चन आया, अब समझ लेना ध्यान से, बेसिक स्तर से ले रहा हूं। क्वेश्चन आया आपको, यदि v बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तब E यानी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E व्हेन v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब बताओ यहां पर कैसे इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, 3D कंडीशन है,
3D कंडीशन से मेरा मतलब ये है, इसमें चर है, x है, y है और z है। तो विद्युत क्षेत्र का मान जब x का मान कुछ रखोगे, y का मान कुछ रखोगे, z का मान कोई कुछ रखेगा तो विद्युत क्षेत्र बदलेगा। तो ऐसा लूप हुआ, यही मेथड काम में आएगा। भाई x का मान मैं तो 1 रख देता हूँ, कोई दूसरा आकर के 2 रख देगा, कोई तीसरा आकर के 3 रख देगा, तो v का मान बदलेगा, v का मान बदलेगा तो e का मान बदलेगा। बैठा दिमाग में? इसलिए ऐसा विद्युत क्षेत्र है, वो एडिट करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे भी 3D कंडीशन है, x में भी, y में भी और z में भी, हमें यही काम में लेना पड़ेगा। ठीक, देखें E का फॉर्मूला माइनस डेल v अपॉन डेल x आई कैप, ठीक बात, प्लस डेल v अपॉन डेल y जे कैप, प्लस डेल v अपॉन डेल z के कैप। एम आई राइट? सबसे पहले हम निकाल रहे हैं डेल v अपॉन डेल x। v की जगह हम लिखेंगे जो ऊपर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड। किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो? हम सर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो y और z किसकी तरह बिहेव करेंगे? कांस्टेंट की तरह, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। अकेला अगर कांस्टेंट होता तो हम उसको उसकी जगह 0 लिख देते, लेकिन एक्स स्क्वायर का हमें करना पड़ेगा। कैसे करते हैं अवकलन? पावर को कहाँ ले आओ, आगे ले आओ, तो इसमें से एक कम कर दो 2x, और कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे तो इसको जो करते हो लिख दें y z। इनका अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रीट करेंगे लाइक ए कांस्टेंट। हाँ, अकेले y z होते तो 0 लिखते, ये एक्स स्क्वायर नहीं होता था, लेकिन गुणा होता है जब कोई कांस्टेंट तो उसको अवकलन से कहाँ निकाल देते हैं? बाहर। अब देखें आगे, डेल v अपॉन डेल y एक्स स्क्वायर वाई जेड, किसके सापेक्ष कर रहे हो? y के सापेक्ष, तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, जो करते हो लिख दो, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। एक्स स्क्वायर जेड, y का y के सापेक्ष 1 होगा, इतना ही आएगा। y का y के सापेक्ष 1 होगा तो पता है ना। अब देखें आगे, डेल v अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड, किसके सापेक्ष करो? जेड के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर वाई जो करते हो, एम आई राइट? और जेड का जेड के सापेक्ष 1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इनको यहाँ जमा दो। तो ई का फाइनल आंसर कितना आता है? ई इक्वल टू माइनस 2x वाई जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? अब कुछ कुछ तस्वीर शायद कुछ बच्चों को बनने लगी होगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या मतलब है इन चीज़ों का। कुछ कुछ बातें आई थिंक अब आपको समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, तो फाइनल ई का फॉर्मूला आ गया ये आपका, ई बराबर 2x वाई जेड माइनस तो लगे भाई आई कैप एक्स स्क्वायर जेड जे कैप एक्स स्क्वायर वाई के। एनी प्रॉब्लम? पहुंच करके आप इसको उतार सकते हैं। गलत मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, मिसकंसेप्ट बिल्कुल नहीं दूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो होगा, समझ में आया? लेकिन मैं आपको इस टॉपिक को लॉलीपॉप बना के पढ़ा दूँ और आप कंसेप्ट सीखे ही नहीं है, बस इजी में चल रहा है, तो फिर आगे समझ में आ जाएगा कि हमें गलती क्या करेंगे। समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखें। मान लीजिए आपको दिया गया है कि यदि इफ v बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, तब बिंदु पॉइंट
1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र या E का मान ज्ञात करो। E का मान ज्ञात करो। पहले पॉइंट नहीं दिया था, पॉइंट दे दिया तो घबराने की जरूरत थोड़ी है, वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे सोल्व करते आए हैं, और लास्ट में जाकर के x की जगह 1 रख लेंगे, y की जगह 1 रख लेंगे, और z की जगह भी क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। बैठा दिमाग में? लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल भी हम चेंज नहीं करेंगे। बैठा दिमाग में? तो आए देखें, E का फॉर्मूला हमें याद है सर, E इक्वल टू होता है माइनस डेल x अपॉन डेल डेल v अपॉन डेल x आई कैप, डेल v अपॉन डेल y जे कैप, डेल v अपॉन डेल z के कैप। सबसे पहले निकालेंगे डेल v अपॉन डेल x। b की जगह सवाल में देखें जरा क्या लिखा हुआ है, xy प्लस yz प्लस xz। डिफरेंशिएशन करो x y, इसका डिफरेंशिएशन होगा x का, y को क्या रखेंगे कांस्टेंट, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, x का x के सापेक्ष 1 होगा इसलिए केवल y आ जाएगा, प्लस इसमें x है ही नहीं और मैंने कहा था अकेला कांस्टेंट बैठा हुआ है, दोनों ही कांस्टेंट है इसलिए कितना लिख लेंगे 0, और xz का कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, xz का x के सापेक्ष 1 और क्या आ जाएगा z। ओके, नेक्स्ट देखें डेल v अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल x, सॉरी xy y आएगा ना, प्लस yz प्लस xz, इसके सापेक्ष इसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में, तो x भी लाएगा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, और इसको अवकलन से कहाँ निकाल देंगे बाहर, y का y के सापेक्ष 1 हो जाएगा, यहाँ भी y का y के सापेक्ष 1, z को बाहर निकाल देंगे, लेकिन इसमें y की टर्म्स नहीं है इसलिए टोटल कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट डेल v अपॉन डेल z, डेल अपॉन डेल z xy प्लस yz प्लस xz, तो यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो ये 0 होगा क्योंकि यहाँ z की टर्म्स ही नहीं है। यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चे, आप समझ में आ रहा होगा, y को z के साथ कितना होगा 1 होगा, xz x को बाहर निकाल देंगे, z का z के साथ कितना हो जाएगा 1, सूत्र में जमाओ E बराबर डेल yz बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ आई कैप प्लस y x प्लस z j कैप प्लस y प्लस x k कैप, यू नो, आर यू गॉट इट। इसके बाद में माइनस कौन से पॉइंट में निकालना है, एट पॉइंट 1, 1, तो x y और z की जगह 1 रख देंगे, 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा 2, 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बैठ गया दिमाग में या नहीं बैठा? तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बैठा दिमाग में? तो ये दो तरीके से हम E और V का रिलेशन निकाल सकते हैं। जब हमें E दिया हो तो हम V निकाल सकते हैं, V दिया हो तो हम E निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर भी, और ये जब 3D कंडीशन आती है, नॉन यूनिफॉर्म होता है जिसमें x y z की वैल्यू बार बार बदलती रहती है, उस कंडीशन में भी, तो दोनों प्रकार से हम E की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आएगा? अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, जो हमने कल फॉर्मूला निकाला था वो आप नोट लगा के लिख सकते हो। क्या निकाला था कि भाई E बराबर होता है माइनस का dv अपॉन dr। क्या होता है E बराबर से माइनस का dv अपॉन dr। इस dv अपॉन dr को कहते हैं
dV अपॉन dr को कहते हैं ग्रेड V। सिंबल है इसका, क्या कहते हैं, ग्रेड V। और इसको कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। फिजिक्स में एक भौतिक राशि है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, CL ग्रेडियंट। अब कई बच्चे क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, सर थोड़ी देर पहले आप पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेड V जो है आप इसको कह रहे थे, ये केवल ग्रेड है, ग्रेडियंट है केवल, और ये है ग्रेड V, dV अपॉन dr। समझने की कोशिश करें, ये तो एक ऑपरेटर है। तो सर ये इक्वल टू माइनस, ये आपने जो लिखा था ये भी तो माइनस का ग्रेड V है, और ये भी ग्रेड V है। दोनों में फर्क क्या है, कुछ भी फर्क नहीं है। इधर ध्यान दें आप, मैंने dr को ऐसा लिख दिया xi कैप yj कैप zk कैप, तो ये त्रिविमीय कंडीशन के लिए बन गया। तो मैंने x के सापेक्ष भी अवकलन किया, y के सापेक्ष भी अवकलन किया, z के सापेक्ष भी अवकलन किया, और तब मैं इसको क्या लिखता था, इसको मैंने लिख दिया ग्रेड V। यहाँ भी V एंड V आ गया, और E निकालने के लिए इसके आगे कौन सा निशान लगाना पड़ता था, मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ता था। शांति से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये हम तब काम में लेते हैं फॉर्मूला जब विद्युत क्षेत्र का मान बदल नहीं रहा हो। इसमें इस वाले टर्म्स को dV अपॉन dr को मैंने कहा ग्रेड V कहते हैं, तो सर इसको भी तो ग्रेड V कहते हैं, बस इसके आगे माइनस का निशान लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं हाँ कहते हैं। ये त्रिविमीय के लिए ग्रेड V है जब तीन डायरेक्शन काम कर रही हो, और ये एक डायरेक्शन। अगर आप dr को देखें, dr को मैंने सदिश रूप में लिखा, तो अगर ये दोनों दिशाएं मर जाए तो ये और ये बराबर नहीं हो गए कि भाई साहब, बैठा दिमाग में। तो ये एक विमीय कंडीशन के लिए है और वो त्रिविमीय कंडीशन के लिए, लेकिन ये है क्या चीज, ग्रेड V, और वो भी क्या है, ग्रेड V। लेकिन ये कौन सी कंडीशन के लिए, जब तीन दिशाओं में काम हो रहा हो, x में भी, y में भी और z में भी। तो जब एक सिंगल डायरेक्शन में काम हो रहा हो तो आप इसको सिंपल dr लिख सकते हो। अब यहाँ पर xi कैप, बाकी दोनों दिशाएं सिंगल डायरेक्शन द्वारा खत्म हो गई ना, बैठा दिमाग में। तो दोनों तरह से ये ग्रेड V है, वो त्रिविमीय दिशा के लिए है और ये एक विमीय दिशा के लिए। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्या नाम देते हैं इसको, विभव प्रवणता, और इसका सूत्र होता है दूरी के साथ, ये नोट में लिखेंगे, विभव में परिवर्तन की अधिकतम दर। आ गई समझ में, मात्रक हो गया इसका। और मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, अधिकतम से क्या मतलब है। मान लीजिए आपके ये दो समविभव पृष्ठ हैं, ये भी समविभव पृष्ठ है और ये भी क्या है, सम, ये दोनों क्या है, समविभव पृष्ठ। बैठ गया दिमाग में, इसको भी ग्रेड V कहते हैं और उसको भी ग्रेड V कहते हैं, लेकिन वो किसी कंडीशन के लिए जब तीन डायरेक्शन में काम हो रहा हो। जब सिंगल डायरेक्शन में काम हो रहा हो तो y z मिट जाएंगे, तो dr इसी के बराबर तो हो गया, समझ में आया। तो ये है समविभव पृष्ठ। यहाँ पे पोटेंशियल है V और यहाँ पोटेंशियल है V2। V1 कम है और V2 ज्यादा है, तो ये लो पोटेंशियल हो गया और ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया। तो ग्रेड V की डायरेक्शन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। अब इस दूरी को मैं नाप तो ऐसे भी सकता था, लेकिन मुझे अधिकतम दर लेनी है। अधिकतम दर लेने के लिए दूरी का मान जितना ज्यादा कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा, आप कम संख्या से डिवाइड करोगे तो ये ज्यादा आएगा, दर ज्यादा मिलेगी, विभव में परिवर्तन की दर ज्यादा मिलेगी ना। तो ये सबसे कम दूरी है, अदरवाइज सारी दूरी आप देख लेना, सब की सब दूरियां इससे बड़ी आएंगी। ये बिल्कुल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने डाली है वो सबसे कम है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गई ग्रेड V की, और ये सदिश राशि है कहां से कहां की ओर, समविभव पृष्ठ के लंबवत। लंबवत जरूर लेना है आपको, समविभव दिशा सदिश राशि है, ये यहां लिख देता हूं सदिश राशि। और जब सदिश राशि है तो आप मुझसे पूछोगे सर दिशा बताओ, तो दिशा होगी समविभव पृष्ठ के लंबवत। यहां पे चाहो तो आप मैक्सिमम लगा सकते हो ताकि आपको रिमेंबर रहे कि हमें अधिकतम दर लेनी है। लंबवत व निम्न विभव से, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, निम्न विभव से लो पोटेंशियल टू
उच्च विभव। अब कोई बच्चा, सारे सूत्र खुल जाएंगे। अब एक सेंटेंस में बोलूंगा क्या कि मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा बता के गया था या विद्युत बल रेखाएं बता के गया था समविभव पृष्ठ के लंबवत उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इस वजह से दिशा का अंतर होने के कारण ही यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। समझ में आई बात? क्यों आता है नेगेटिव साइन? दिशा को बताने के लिए। तो आप अब चाहे तो इसको सदिश रूप, अब आपको आ गया है कि इसको सदिश राशि कहते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर सदिश का निशान लगा सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।